लोग नोट्स रिवाइज कर रहे हो और अगर हाथ में तुम्हारी रफ नोटबुक है तो फॉर्मूलों को थोड़ा साथ में लिख लिख के रिवाइज तो करना चाहिए। फॉर्मूले लिखते हो तुम लोग? फॉर्मूले रिवाइज करते टाइम जैसे मान लो तुमने पूरा चैप्टर कर लिया रिवाइज, है ना, या फिर मान लो कोई टॉपिक वाइज चीजें पढ़ रहे हो, तो तुम लोग एक ब्लैंक पेज लेके जितना तुमने उसमें पढ़ा है वो लिखते हो अपने हाथ से रिवीजन? मतलब ऐसे नहीं, फेयर नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ ऐसे मतलब लाइक ये अपने आप को समझाने के लिए कि हाँ मेरे को आ गया है और मेरे को ये चीजें याद है। बेटा ये हैबिट होनी चाहिए आप लोगों की, अच्छी आदत है ये। ठीक है, जब आप कोई चीज रिवाइज करते हैं ना उसके बाद आप एक पेज ले लीजिए, बेशक आप रफ नोटबुक ले लो या कोई अलग से पेज ले लो। जितना आपने उस टॉपिक को रिवाइज किया, 25 मिनट 30 मिनट रिवाइज किया है, जो आपने उस टॉपिक में पढ़ा है, और उसको पढ़ने के बाद जो आपके भी दिमाग में है उसको एक पेपर पे जरूर उतार दिया करो। मतलब इस तरीके की राइटिंग हो कि तुम्हें ही समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें किसी को दिखाना नहीं होता। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मेमोरी पावर बढ़ती है तुम लोगों की। जो चीजें तुम पढ़ते हो वो लॉन्ग टर्म तक ध्यान रहती है। गेटिंग माई पॉइंट? एंड आइडियली उसके बाद तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये होना चाहिए तुम लोगों का। ठीक है, सो करके देखिएगा, तुम्हें खुद फील हो जाएगी ये चीज। हम क्या? मैम रफ में काम ऐसा ही होता है। हाँ, तो किसको अपने को समझाना है, बस तुम्हें लिखना है खुद से। मैम तो क्या करना है? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप लोग नोट्स रिवाइज करते हो तो उसके बाद जैसे मान लो 25-30 मिनट तुम लोगों ने नोट्स, एक तो जल्दी आया करो, नोट्स रिवाइज कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए आइडली, आपको एक रफ नोटबुक जो आपकी होती है वो लो, या फिर एक अलग से ब्लैंक पेज लो। जितना तुमने 25-30 मिनट्स रिवाइज किया है उस चीज को, उसको आपको उस पेपर पे लिखना चाहिए। जितना भी तुम्हारा दिमाग में कोई फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था जो मैंने क्लास में बताया था, टीचर्स ने क्लास में बताया था और वो इम्पोर्टेंट था, उसको लिखो। देन तुम्हें फिर क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी जो है बहुत अच्छा काम करती है। इससे ऐसा नहीं होता है, और इससे जो चीज तुम पढ़ रहे हो ना वो लॉन्ग टर्म तक ध्यान रहती है। जैसे तुम लोगों की ये होती है ना शिकायतें कि मैम जैसे आगे का करवा रहे हो पीछे का भूले जा रहे हैं, है ना, वो चीज नहीं होती है, वो चीज कम हो जाती है और वो लंबे टाइम तक याद रहती है। तो ये आदत अच्छी है, इसको बनाओ बनाओ। जीओसी कितने में हो जाएगा बेटा? जीओसी तो कभी खत्म ही नहीं होता। जीओसी देखा जाए तो डिटेल लेक्चर 14-15 लेक्चर का चैप्टर होता है ये। बट मेरे पास अपने पास इतना टाइम नहीं है लाइक डिटेल में कराने का। तो मैं 3 लेक्चर तो इस हफ्ते लूंगी और अगले हफ्ते भी मैं सोच रही हूँ कंडक्ट, अगर छुट्टी होती है तो फिर मैं 2-2 घंटे का हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस लूंगी। ठीक है, ताकि मतलब अच्छे से करा दूं ताकि तुम लोगों को 12th में कोई दिक्कत ना आए। ऑल राइट, तुम मेरे को कहोगे मैम क्या पढ़ा रहे हो, हेलो एलके ने चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। बेटा देखो आज की क्लास फर्स्ट क्लास है तो क्वेश्चन ज्यादा होंगे नहीं इसमें, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है इसमें। जीओसी में क्या होता है ना, आपको देखो क्वेश्चन तभी लगेंगे जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होंगे। जीओसी की एक बात, मतलब जीओसी में ऑर्गेनिक की अगर बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जब वो सवाल देता है ना जेई मेंस एडवांस में तो एकदम गजब के सवाल होते हैं, सही बताऊं तो मैं। तो अगर मैं जेई, देखो अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँ ना जेई मेंस का ऑर्गेनिक का और एडवांस की ऑर्गेनिक का, तो मेंस की ऑर्गेनिक थोड़ी सी हल्की होती है। हल्की इन द सेंस कि क्वेश्चंस बच्चा सारे भी बना सकता है जो ऑर्गेनिक के आते हैं जेई में, मेंस में बता रही हूँ। एडवांस में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उनको पढ़ने में भी टाइम चला जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अलग लेवल, मतलब थोड़ा सा लेवल उससे मैं बोलूंगी ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जिसने सही ढंग से ऑर्गेनिक पढ़ ली ना तो वो वाले क्वेश्चंस भी बना जाएगा। ठीक है, और मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की बात करूं, एक्सेप्शंस इतनी नहीं होती बेटा ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में होती हैं, जो कि आज मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगी तो मैं दिख ही जाएगा पहली क्लास से ही। ऑर्गेनिक में इतने एक्सेप्शंस नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं, मोस्टली इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें ही होती हैं। तो जहां पे भी लगेगा ना कोई चीज है ऐसी जो तुम्हें याद करनी है, वो मैं डेफिनेटली तुम्हें वहां पे लिखवा दूंगी, है ना।
तो ऑर्गेनिक में सवाल देखो ऐसे बनते हैं, क्योंकि आपका जीओसी आता है, फिर हाइड्रोकार्बन आता है, फिर आपकी 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है। तो एग्जामिनर क्या कोशिश करता है, चीजों को मिक्स करके देने की कोशिश करता है, ठीक है। वो सारे, जैसे मान लो अल्कोहल फिनोल का क्वेश्चन जोड़ दिया जीओसी के साथ, है ना, अल्कोहल फिनोल का क्वेश्चन जोड़ दिया उसने एल्डिहाइड कीटोन के साथ, तो वो थोड़ा सा उसकी यही टेंडेंसी रहती है कि मिक्स करके क्वेश्चन दे। और बहुत ही कम क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो प्योरली किसी चैप्टर पे बेस्ड हो, जनरली वो तुम्हारे अमीन्स वाले होते हैं जिसमें प्योरली अमीन्स का क्वेश्चन वो दे देता है। बट वैसे वो आपको मल्टी कॉन्सेप्ट ही पूछेगा, जहां पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक वो होता है ना ऑर्गेनिक की जनरल बेसिक नॉलेज, वो होनी चाहिए आपको क्वेश्चंस पे। जैसे कि आज जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट करा के सिर्फ, क्योंकि लाइक हमारे पास टाइम कम है, तो मैं क्या करूंगी, अब इसमें भी एग्जामिनर क्या करेगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वाले सवाल नहीं देगा, आपको एक ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें वो इंडक्टिव भी लगा रहा है, जिसमें वो रेजोनेंस भी लगा रहा है, जिसमें वो हाइपर कंजुगेशन भी लगा रहा है, जिसमें वो एरोमेटिसिटी भी लगा रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा बहुत ही रेयर मिलेगा आपको कि बहुत ही सिंपल सवाल वो पूछ ले। मेंस में तो चलो फिर भी पूछ लेगा, जैसे अभी मैं दिखाऊंगी एक 2024 में बिल्कुल सिंपल सवाल आया था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन को मिसलेनियस क्वेश्चन देने की कोशिश करता है, ठीक है। सो हम भी क्या करेंगे, जितने भी अपन लेक्चर, जितने भी मैं लेक्चर यहाँ पे कंडक्ट करूंगी ऑर्गेनिक के, तो मेरा यही रहेगा, आपको इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, और आपको मीजोमेरिक इफेक्ट जो कि बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट ही बोलते हैं, एक एरोमेटिसिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूं, और ताकि जब हम क्वेश्चन पे लगाएंगे ना तो हमारे दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हो, आ जाए। अगर मैंने एक भी चीज छुड़वा दी और मान लो वो क्वेश्चन में वही लग गया, तो तुम हो जाओगे कंफ्यूज कि मैम ने तो ये बताया ही नहीं, ये कैसे लग गया क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इस तरीके से ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे, क्लियर है? क्योंकि हमें सारी चीजें यहाँ पे आइडिया मतलब पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करती हूँ मेरा बेटा इंडक्टिव इफेक्ट से। हाँ देखो, अब ऐसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें तुम लोगों को मालूम होनी चाहिए, कुछ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कुछ तो पढ़ा होगा जीओसी में, 10% 20% कुछ पढ़ा होगा। बाकी मैं ट्राई करती हूँ कि जितना भी मैं करा रही हूँ वो तुम्हारे लाइक सारी चीजें फिट हो जाए, और कहीं पे भी तुम्हें प्रॉब्लम अगर आती है तो एक बार मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मैं आज वैसे सोच के आ रही थी कराने को, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट हम कर लेंगे, होता क्या है ये देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ये क्या होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी इनकी, ठीक है। अब देखो इनकी स्टेबिलिटी भी ना अलग अलग है, अब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे इनकी स्टेबिलिटी बताओगे, समझ रहे हो। रेजोनेंस पढ़ोगे तो रेजोनेंस के बेसिस पे बताओगे, गेटिंग माई पॉइंट। हाइपर कंजुगेशन पढ़ोगे तो हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे स्टेबिलिटी पढ़ाओगे, और फिर एक तरह के सवाल ऐसे आएंगे जिसमें तीनों को यूज करके तुम्हें फिर इसकी क्या बतानी पड़ेगी, स्टेबिलिटी बतानी पड़ेगी। और अगर अगर हमारे पास टाइम होता है तो मैं रेजोनेंस भी यहाँ पे स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है जी। चलिए आइए, तो देखो ऑर्गेनिक में जनरली क्या होता है मेरा बेटा, तुम ऑर्गेनिक में ज्यादातर चीजें पता क्या देखोगे, ऑर्गेनिक में तुम देखोगे एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा और एक हमारे पास क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल होने वाला है। ये बहुत देखोगे तुम कि एक न्यूक्लियोफाइल होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, वही रिएक्शंस हो रही है, न्यूक्लियोफाइल जाके इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहा है। तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए तुम लोगों को कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आपका होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ओन है ना रिकॉर्डिंग, हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है इलेक्ट्रोफाइल, अब जरूरी नहीं है कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है सिर्फ वही इलेक्ट्रोफाइल होंगे, गेटिंग माई पॉइंट। ये तो सिर्फ दिखाने का तरीका होता है, ई के ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज, और ऐसा भी ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाले ही आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे। आपके पास ऐसी स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, गेटिंग माई पॉइंट। जैसे इलेक्ट्रोफाइल में भी जैसे BF3 है, AlCl3 है,
इनके पास आपको पता है ऑक्टेट इनका कंप्लीट नहीं है। अगर इनको कोई देने आ जाए इनकी ऑर्बिटल में, वैकेंट पी ऑर्बिटल में, तो वो एक्सेप्ट करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इवन तुम्हारा CO2 वो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। कैसे करेगा, इधर आना एक बार, थोड़ा सा देखो। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। यस मैम। ऐसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो कार्बन पे क्या क्रिएट करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, यानी कि इसको बना दिया उसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो पीछे से कुछ ऐसा बंदा आएगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। ऑलराइट, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। ध्यान से सुनना एक एक चीज। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। तो उसको देने कौन आएगा, उसको न्यूक्लियोफाइल जो है वो देने आएगा। जैसे कि ये है तुम्हारे पास, देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाँ या ना, सबको पता है कार्बन से ज्यादा क्लोरीन ज्यादा Yes, ma'am. इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ma'am. तो ये इलेक्ट्रॉन Yes, ma'am. डेंसिटी अपने ऊपर लेगा। जैसे ही अपने ऊपर लेगा, इसके ऊपर क्या क्रिएट होगा, CH3 के ऊपर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पे पीछे से कौन अटैक मारेगा, एक ऐसी स्पीसीज अटैक मारेगी जिसके पास देने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके की आप बहुत सारी रिएक्शंस जो है ऑर्गेनिक्स में पढ़ने वाले। ठीक है, तो जनरल एक मैंने आइडिया दिया है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो प्लीज आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है मेरा बेटा। मैम ये OH माइनस लिखा है। हाँ बेटा, OH माइनस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीजों का थोड़ा बहुत, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आज तुम्हें पढ़ लेना है, जैसे ही तुम्हें टाइम लगता है तो पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए इसके मैं धीरे धीरे डीपीपीज दूंगी, मैं बहुत सारी डीपीपीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मतलब बहुत सारी। अगर अगले हफ्ते हमारी छुट्टी हो जाती है तो फिर तुम्हारे पास अच्छा मौका होगा इनको पढ़ने कर लेने का, बट लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे करोगे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी और भी चीजें चल रही होती है। तुम्हारा संडे को टेस्ट आ रहा होता है, शाम वाली क्लास में अलग तुम्हारी चीजें हो रही होती हैं, तो एकदम से बर्डन नहीं, धीरे धीरे वो बोल होले होले करके डीपीपीज दूंगी ताकि तुम बना पाओ उसको। ठीक है, चलिए आइए। तो अब हम बात करते हैं हमारे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हमें पढ़ना है, तो आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में। दो पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से में, परमानेंट में और टेम्परेरी में। ठीक है, कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो परमानेंट लगते हैं, मतलब लगते ही हैं मॉलिक्यूल में, और कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं, मतलब अगर वो जो एक रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन है देन तभी वो इफेक्ट जो है वहां पे काम करता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं टेम्परेरी इफेक्ट की बात करूं तो इसमें दो तरह के इफेक्ट आते हैं तुम्हारे टेम्परेरी वाले, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेट्रिक इफेक्ट। ये आपको नहीं करना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हमें डिस्कस नहीं करना है। सिर्फ मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ये वाला भी एक टेम्परेरी इफेक्ट आप लोगों का होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे जब हम 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे ना, जब मैं तुम्हें रिएजेंट्स वगैरह के बारे में बताऊंगी, तब ये भी वहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कवर हो जाएगा। तो जो ये वाला इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक, बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। मेन आपके इफेक्ट्स है ये, जिसपे हमें आने वाले लेक्चर स्पेंड करने हैं। परमानेंट इफेक्ट जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आप आई से डिनोट करते हो। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको आप एम या आर से डिनोट करते हो, है ना, शॉर्ट में लिखने के लिए। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये सारे क्या होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ लगेंगे, ऐसा नहीं अंट शंट कहीं पे भी इसको लगा दोगे। गेटिंग माई पॉइंट, जो चीज मैं आपको बताऊंगी कि बेटा यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगना है, अगर ये चीज है तो पक्का लगने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट, ऐसा नहीं है कि हर जगह घुसा दोगे तुम इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आ गए क्या बच्चे? ठीक है, ऑल राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं फिर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। देखो अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ये देखो, ये तो थ्योरी वाले पॉइंट है, ये तुम्हें तब समझ में आएंगे जब मैं तुम्हें समझाऊंगी।
ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट मेरा बेटा कहाँ पे ऑपरेट होता है? इंडक्टिव इफेक्ट वहां ऑपरेट होता है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। सुन रहे हो मेरी बात? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ऑपरेट होता है। जैसे ये देखो, दिख रहा है? ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मैंने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही बनाए हैं, देख रहे हो आप? सिग्मा बॉन्ड है, कहीं पे मैंने पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनाया है, ठीक है। तो इधर देखो, क्लोरीन हमें पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, यस और नो? Yes. क्लोरीन more electronegative than carbon, then there is a difference between electronegativity difference between carbon और क्लोरीन, यानी कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा। तो पहली चीज तो यही आ जाती है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वहीं पे दिमाग घुमाओगे इंडक्टिव इफेक्ट का। जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं तो वहां पे दिमाग अपना नहीं चलाओगे। तो क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ फुल करेगा, शिफ्ट करेगा, तो ये एक्वायर करेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पूरा शिफ्ट नहीं हो रहा है। हाँ या ना? हाँ गौरव बोलो बोलो। Yes, ma'am. मैम इसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं? हाँ, इसमें जनरली जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होता है बेटा, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑलराइट, ठीक है। आगे आओ। ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे जिसमें पाई बॉन्ड्स भी होंगे, बट लेकिन जो यहाँ पे क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ठीक है। तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ या ना? यानी क्लोरीन को ज्यादा ताकत है, वो किस पे लगा पा रहा है? कार्बन पे लगा पा रहा है ना, क्योंकि कार्बन उसके पास है, यानी कि जो ज्यादा उसका असर है, ज्यादा जो इफेक्ट है वो इस कार्बन को होगा, है ना? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो, ये पहला कार्बन है 1 2 3, तो यहाँ पे इसका, इस क्लोरीन का इस कार्बन पे इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे दूर जाओगे यहाँ कम होगा, तो जितना ये यहाँ से खींच पा रहा था इतना इससे नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगी? डेल डेल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या दिखा रही हूँ मैं? कि कम हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, देख रहे हो? और जैसे ही और दूर आ जाओगे तो इस पे मैं क्या दिखाऊंगी? ट्रिपल डेल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या समझे? कि क्लोरीन का इफेक्ट जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है? यहाँ पे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि मैंने क्या चीज बताई एक आपको? एक तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के थ्रू देखते हैं हम यहाँ पे। दूसरा ये वीक इफेक्ट है। वाई वीक इफेक्ट? क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उससे दूर जाते जाओगे तो उसका इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कैसा इफेक्ट है? डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. चौथा पॉइंट मैम, कब तक जाके ये बहुत, मतलब मैं बोलूंगी कब तक जाके मैम ये डिसअपियर हो जाएगा? तो देखो, 3 कार्बन एटम के बाद इसका जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो कि ना के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्या बोला मैंने? 3 कार्बन के आगे जाने के बाद, जैसे जैसे तुम आगे जाते जाओगे 3 4 5, तो 3 कार्बन के जाने के बाद इसका जो इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है बात, जो हाइड्रोजन एटम का इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कितना कंसिडर किया गया है? यहाँ पे 0 कंसिडर किया गया है, क्योंकि जो हाइड्रोजन हम ले रहे हैं, याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन ने SH लिया था, जिसको रेफरेंस मान के हम बाकी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे क्या होगा? हम हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के हम क्या करेंगे? देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर क्या है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कितने टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद है आपका, हाँ बोलो। यस मैम, जैसे मैम हमने इंडक्टिव इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट बोला, तो अगर हम, जैसे आपने क्लोरीन लिया, अगर हम क्लोरीन को रिमूव कर दे उसकी जगह से, तब तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। तो किस बेसिस पे हम परमानेंट और टेम्परेरी बोल रहे हैं? वेट 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 वेट, आपने क्या बोला? क्लोरीन की जगह मैं क्या हटा दूं, लगा दूं?
मैम क्लोरीन को हटा देते हैं। हाँ ठीक है, कार्बन कार्बन रख दिया। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटा दिया। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे जो मैंने एक वर्ड बोला है, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कार्बन चेन, वो परमानेंट होगा कब? वो परमानेंट होगा कब? जब तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। तो जब भी अगर आप ऐसा मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हो जहां पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो वहां पे हमेशा, नोट माय वर्ड्स, हमेशा वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा हो। ठीक है, ये मतलब था मेरा परमानेंट से। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना कि तुम अगर मान लो सारे कार्बन ले लो और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगा दो, ऐसे थोड़ी ना होगा। जो जो इफेक्ट हम पढ़ेंगे वो किस मॉलिक्यूल में आप पढ़ रहे हो वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना बेटा, राइट। चलिए, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक जनरल मैंने ऑर्डर लिखा है, ये सभी बच्चे अपनी नोटबुक में ऐड करेंगे। और बेटा जितने भी मैं ऑर्गेनिक की क्लासेस लगा रही हूँ, आ जाओ यहाँ पे क्लास में, जो भी तुम्हें डाउट्स आते हैं क्लास में पूछो मेरे पढ़ाने के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें, ये तुम्हारा ऑर्डर जो है काम में आएगा। कई बार हमें ना ध्यान में नहीं रहता कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसको कंसिडर करना है। देखो, सबसे पहले आपका फ्लोरीन आता है, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, sp कार्बन आएगा। लेट्स से ये मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, यस और नो? Yes, ma'am. That's right. Yes. उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद हेलोजेंस। हेलोजेंस में फ्लोरीन तो पहले ही आ गया, तो बचे कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। Iodine. उसके बाद जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, देखो ये वाला कार्बन sp2 है, और लास्ट में कौन सा वाला कार्बन आ जाएगा, जो sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है जी, हाँ लिखो इसको, क्या कह रहे हो गर्ल? यस, अगर मान ले बेटा मैं ये ले लूं, तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं क्या यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो तुम बोलोगे नहीं लगेगा। अगर मान लो मैं ये ले लूं, अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगी बाय द वे, मान लो मैं ये ले लूं, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा यहाँ पे? नहीं लगेगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए, आज तुम्हारा काम ही यही होगा कि तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि किस में लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट और किस में नहीं लग रहा। तुम्हारे को काम ही मैं यही दूंगी आज। ठीक है, तो ये लिख लिया। एक और चीज लिखिए मेरा बेटा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। यही तो बता रही हूं मैं, क्योंकि एल्काइन में तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरा बेटा, sp कार्बन आ जाएगा ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस राइज होगा। ठीक है, तभी मैंने जान करके वो एग्जांपल तो लिया ही नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा। अब तुम देखो sp में परसेंटेज करेक्टर कितना होता है, 50। यहाँ जाओगे कम हो जाएगा, और यहाँ जाओगे sp3 में और कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा मेरा बेटा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो एस बेसिकली ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास होती है, और यानी कि जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की, उस पर क्या होगी, पकड़ होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। अगर मान लो एक आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और एक आपका sp2 है, तो देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. एक sp3 है, एक sp है, देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देन इन दैट केस इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस। ठीक है, चलिए, अब इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप क्या होते हैं? दो टाइप के आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मेरा बेटा? प्लस आई और माइनस आई। कौन से? प्लस आई और माइनस आई। अब ये प्लस आई और माइनस आई क्या होते हैं? देखो क्या होते हैं। देखो, प्लस मतलब होता है, प्लस आई मतलब होता है देना, क्या करना, देना। माइनस आई मतलब क्या होता है, खींचना। ठीक है, अब प्लस आई में क्या होंगे,
ऐसे एटम और ग्रुप होंगे जो कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देंगे। क्या करेंगे बोलो, देंगे। ठीक है। और Yes, माइनस yes. साइन में ऐसे कौन, अभी मैं लिखवा दूंगी, अभी ज्यादा अपना दिमाग बहुत ज्यादा मत चलाना मैम, कौन से होंगे, ऐसे कौन से होंगे, वैसे कौन से होंगे, धीरे धीरे आपको समझना। अगर ज्यादा ही टाइम से पहले एक्साइटेड हो जाओगे फिर क्लास का फ्लो टूट जाएगा और मैं तुम्हारी चीजें फिर वहां पे एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी आगे, जो मुझे वही चीजें दोबारा बतानी है आगे चल के, तो फिर उसमें आपका टाइम नहीं मिलेगा, क्लास खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा शांति करके बैठो और जो भी तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं, आई प्रॉमिस जैसे जैसे क्लास का आगे आगे टाइम बढ़ता जा रहा है वो तुम्हारे क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि तुम वो चीजें पूछ रहे हो जो मुझे अभी आगे पढ़ानी है। ठीक है। तो आइए मेरा बेटा, तो माइनस आई में कौन से वाले एटम और ग्रुप होंगे जो कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे। ठीक है। ऐसे वाले ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हैं, और प्लस आई में कौन से होते हैं जो देना चाहते हैं। क्लियर है। ओके। तो अभी मैंने बोला एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज में आप लोगों को बताऊंगी, जो कि ये जो सीरीज आई है उसमें हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के ये क्या है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज आई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी मेरा बेटा माइनस आई वाली। मैम ये याद करनी है क्या, इसमें थोड़ी हल्की हल्की चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें वो तुम्हें याद रखनी है, वो मैं बता देती हूँ कि कौन सी याद रखनी। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. आइए, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर आओ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज है मेरा बेटा, दिख रहा है आप लोगों को ये। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो नाइट्रोजन वाली, जो आपको नाइट्रोजन वाले यहाँ पे स्पीसीज दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देती हूँ कि ऐसे ऑर्डर क्यों आया होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है सभी को आपको। Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि उसको तो किसी भी हाल में अपना पॉजिटिव चार्ज क्या करना है, कम करना है, खत्म करना है, यस और नो। तो वो ज्यादा टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. उसके बाद यहाँ पे NO2 और CN ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। NO2 नाइट्रोजन, यहाँ पे CN और यहाँ पे COH। ठीक है। ये वाले ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा क्या होते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, देख रहे हो। Yes, ma'am. ठीक है। तो ज्यादातर कौन सा यूज होता है, ज्यादातर आपका NO2 यूज होता है, फिर उसके बाद आपका CN ज्यादा यूज होता है, COH यूज होता है। इसके अलावा ये भी है CHO, हालांकि लिस्ट में नहीं है CHO। मैं आपको कल एक ऐसी लिस्ट ला दूंगी, वो सारे ही हो जाएंगे, ताकि तुम्हें अगर देखना भी तो देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। CHO हो गया, कीटोन हो गया, ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। क्यों होते हैं मेरा बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है। तो ये वाले ग्रुप ऐसे होते हैं जो खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। जैसे आपके हेलोजेंस हैं, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। ये देखो ऑक्सीजन है, आर का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, एल्काइल ग्रुप होता है, सुना है। Yes. Yes, ma'am. ठीक है। तो अब एल्काइल तो कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल। ठीक है। और NH2 में देखो ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन से यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर देखो OR-OH में, तो इसलिए NH2 जो है यहाँ पे पीछे आ गया है। उसके बाद देखो, ये देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सभी आपको। और यहाँ पे जो आपका फिनाइल है, फिनाइल क्या होता है, C6H5। तो देखो यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 है, इसीलिए ये इससे पहले आ चुका है। ठीक है। यस, ये ऑर्डर जो है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है। और यहाँ पे देखो फिर लास्ट में यहाँ पे एल्कीन लिखा हुआ है। ठीक है। तो एल्कीन में क्या होगा, इधर देखो एल्कीन पीछे क्यों आया होगा इससे, तुम्हें ऐसे बिल्कुल ऐसे याद नहीं करना, कुछ मेन तुम्हें याद रखने हैं ऑर्डर। ठीक है। यहाँ पे देखो जो C6H5 है उसमें sp2 काफी सारे कार्बन है, दिख रहा है, जबकि इसमें एक ही ये वाला sp2 है और ये वाला sp2 है, तो इसीलिए फिनाइल का जो है ज्यादा है।
तो तुम्हें कौन कौन से याद रखने हैं? याद, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। NO2, हाँ वो वाला CHO, एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो इस लिस्ट में नहीं है, आपको मैं पूरी लिस्ट दे दूंगी इसकी, ठीक है। तो NO2, CN, COH ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, हेलोजेंस ये सारे आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। एक अमाइड भी होता है, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है? -I इफेक्ट लगाता है। ऑल राइट, तो ये आपको हल्का सा इनको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। जल्दी बोलो। Yes, ma'am. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, उसके बाद आपके आते हैं +I वाले। कौन से वाले? +I वाले। +I वाले कौन से ग्रुप होंगे? जो कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? देखो, इसमें आपका NH नेगेटिव आ जाता है। इससे पहले अगर आपको लिखना तो CH2 नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ध्यान से देख लो क्या बोल रही हूँ। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे O पे नेगेटिव, CO नेगेटिव है। तो बेसिकली ये वाले अनायंस क्या होते हैं? इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो ये अपना कैसा इफेक्ट लगाएंगे? +I इफेक्ट लगाएंगे। कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? +I इफेक्ट लगाएंगे। फिर इनके बाद कौन सी कैटेगरी वाले आते हैं? टर्शरी वाले आते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्या आप लोगों को पता है टर्शरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल ये सब क्या होते हैं? Yes, ma'am. देख लो एक बार, Yes, ma'am. वैसे भी मैं बताने वाली थी कार्बोकेटाइन में, एक बार देख लो। अगर मान लो मेरे पास ये है, जिस कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक बार आप देख लो, 2 कार्बन से दो। अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। 3 से कहाँ है? 2 से है ना। Second. 230। अगर मान लो मेरे पास ये है, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है? वो 1 कार्बन से अटैच है, तो वो क्या होगा? आपका प्राइमरी। इस तरीके से आप टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी वर्ड को बताते हो, ठीक है। तो टर्शरी वाला एल्काइल ग्रुप मतलब क्या होगा? 3 आपके एल्काइल ग्रुप होंगे, सेकेंडरी में 2 होंगे, प्राइमरी में 1 होगा। तो इनका ऑर्डर इस तरीके से है, और CH3 का क्या होगा उसके बाद, ठीक है। तो +I ये क्या है? +I इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन आयन, ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. उसके अलावा एक और चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि +I पावर ऑफ सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप। मान लो तुम्हारे पास सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप आ जाता है, जैसे CH3 CH2, 2 कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं? 4 एल्काइल ग्रुप है। तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे +I का भी इफेक्ट क्या हो रहा है? वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो +I पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन इन सेम टाइप ऑफ एल्काइल, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखोगे आप, आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आप पढ़ते हो, है ना? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और Yes, ma'am. ट्रिटियम, यही पढ़ते हो ना? तो हाइड्रोजन का तो 0 होता है, बट अगर मेरे को इसमें भी क्या करना हो, +I का ऑर्डर लगाना हो, तो ये आपका ऑर्डर रहता है। हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या आप लिख रहे हैं साथ साथ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिनके ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं इसके ऑर्गेनिक के, तो वो ठीक है, बट जिन्होंने कुछ ही नहीं कर रखा तो प्लीज इसको आप लिख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, आइडेंटिफाई +I और -I इफेक्ट विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्कल ग्रुप।
ठीक है। अब आपको ये जो सर्कल किया हुआ है आपको ये बताना है कि ये प्लस आई दिखा रहे हैं या फिर माइनस आई दिखा रहे हैं। ठीक है, देख अब देखो इधर इस पे CH3 का आपको बताना है, ध्यान से देखो। तो CH3 क्या है, क्या ये बताना है प्लस आई। क्या तुम्हें तन में? यस मैम। मैम आपने हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम का बताया, उसमें किस बेसिस पे किया है? क्योंकि ट्रिटियम की साइड जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम होती है, फिर वो कैसे ज्यादा विड्रॉइंग है, सॉरी एग्जाम्पल डोनेटिंग से है? समझाती हूँ तुम्हें, ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ट्रिटियम इज मोर इलेक्ट्रो, ट्रिटियम हैज मोर प्लस आई इफेक्ट देन ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का तो हम 0 मान के चलो। ठीक है, यहाँ पे जो CH3 पे सर्कल लगा हुआ है, बताओ ये प्लस आई दिखा रहा है माइनस आई, देख के बताओ। ये वाला तो मैम sp2 प्लस है आई। आपका, और ये वाला sp3 है, और इसका ही आपको बताना, तो ये क्या दिखाएगा आपका? प्लस आई दिखाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखो क्लोरीन क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और ये क्या है? माइनस आई। sp है, तो ये क्या दिखाने वाला है? माइनस आई दिखाने वाला। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना होता है। यहाँ पे देखो ये वाला sp3 है और ये वाला sp है, क्योंकि आपको सर्कल वाला बताना है, तो ये क्या दिखाएगा? प्लस आई। प्लस आई। ठीक है, आगे आइए। यहाँ पे बात माइनस करते आई। हैं, अगर मैं OH की बात करूंगी तो क्या होगा? ध्यान रखना ये O नेगेटिव मैम नहीं है, पॉजिटिव आई। माइनस आई। OH है, पॉजिटिव नहीं मेरा बेटा, पॉजिटिव नहीं, माइनस आई दिखाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब मैं आपको रेजोनेंस बताऊंगी ना तब वहां पे आएगा कि प्लस एम भी दिखाएगा, अभी के लिए इंडक्टिव इफेक्ट देखो। ठीक है, इसकी बात करूंगी तो प्लस आई। ये sp2 है और ये sp3 है, तो ये क्या दिखाएगा? प्लस आई। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं O नेगेटिव की, तो ये प्लस क्या आई। दिखाएगा? सेकंड वाला sp3 कैसे? ये वाला कार्बन देख बेटा, 1 2 3 और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, देख रहे हो? तो यहाँ पे sp3 कार्बन है, sp3 और sp2 में किसका प्लस आई इफेक्ट होता है ज्यादा? sp2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है और sp3 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो आपका प्लस आई दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना sp3 से, इसलिए। ठीक है, ये आपका प्लस आई दिखाएगा। ये बताओ, प्लस आई। प्लस आई दिखाएगा। ये बताओ CF3 वाला, माइनस आई। माइनस आई। और ये बताओ दिखाएगा क्या कुछ? नो मैम। मैम नहीं दिखाएगा। नो मैम। क्यों नहीं दिखाएगा? मैम मैम प्लस आई। तो नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। कोई है ही नहीं। ठीक है, चलूं आगे? चलिए ये बताओ एक बार। माइनस आई। माइनस माइनस आई। माइनस आई में ये ये भी माइनस आई। माइनस आई। माइनस आई। ये मैम इस वाले में कैसे बताते हैं? किसमें? CH2 नेगेटिव वाले में। ये मैम जो एग्जांपल मैम पहले ये दो प्लस आई बताया दिखाएगा CH2। देखो यहाँ पे NH3 प्लस है ना, देख बेटा ये sp2 है यस मैम। और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और Yes, उसने ma'am. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या लगा दिया है? पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करेगा? खींचने की टेंडेंसी रखेगा। ओके मैम। NO2 क्या है? अगेन नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो भी क्या करेगा? खींचने की टेंडेंसी रखेगा। CH2 नेगेटिव कार्बन, एक्चुअली ये दिखा इस पे रहा है बट होता कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा? देने की टेंडेंसी रखेगा, तो यानी कि ये क्या दिखाएगा? प्लस आई इफेक्ट। ये दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपके 2023-24 में आए थे जिसमें उसने सिंपल क्या किया था मेरा बेटा? ऑर्डर पूछा था। किसमें मेरा बेटा ट्रिपल बॉन्ड किसमें लगाया मैंने? मैम इसके भी पीछे वाली स्लाइड में। हाँ बोलो। मैम यहाँ नीचे वो CH2। ये वाला? यस मैम। हाँ, इसमें क्या बताना बेटा? मैम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कैसे?
ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और ये वाला कार्बन है sp3, तो प्लस आई मैम इफेक्ट ये इसके हिसाब से हुआ है कि वो जो ऊपर डायग्राम बना, जिसपे सर्कल लगा हुआ है ना उसका आपको बताना है प्लस आई होगा या माइनस आई, ठीक है। यस अगर मैम। मैं मैम वो अलग से ही है नीचे वाला कि वो अच्छा ऊपर अच्छा वाले नहीं के? अलग से, अरे बाबा अलग से है, लो ठीक है। यस हाँ कृष्णा बोलो। मैम अगर किसी कंपाउंड में दोनों प्लस आई और माइनस आई आ गए तो ज्यादा डोमिनेट कौन करेगा? प्लस आई और माइनस आई क्या आ जाए? मैम किसी कंपाउंड में अगर प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट आ जाए तो ज्यादा डोमिनेटिंग कौन से इफेक्ट होगा? वो डिपेंड करता है, जब अभी मैं मान लो कार्बोकेटाइन बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, Yes, ma'am. अब कार्बोकेटाइन को कौन कौन से फैक्टर स्टेबलाइज करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें ग्रुप कौन सा अटैच है। गेटिंग Yes, माय? ma'am. तो अगर Yes, आगे ma'am. चल के बताऊंगी, अगर उसमें प्लस आई अटैच है तो वो ज्यादा आपको बेसिकली स्टेबलाइज करेगा, और माइनस आई है तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा, Okay, ठीक ma'am. है। Yes, चलिए ma'am. अब बात आते हैं हम, हाँ घर बोलो। मैम जैसे अगर कोई स्पीशी माइनस आई दिखा रही है तो दूसरी प्लस आई दिखाएगी उससे अटैच्ड। उस पे कौन सा ग्रुप अटैच है वो देखना पड़ेगा ना, कौन से किस टाइप के मॉलिक्यूल की आपकी बात कर रहे हो। तो मैम उससे तो इलेक्ट्रॉन मतलब जाएगा, तो वो तो प्लस आई हो जाएगा ना किससे जाएगा बेटा? मैम। अच्छा मतलब अच्छा ये कह रहे हो, अच्छा ओके, आप ये कह रहे हो कि अगर एक ग्रुप पे एक माइनस आई लगा है, हाँ, तो उसके रिस्पेक्ट में फिर दूसरा फिर उसका कम इफेक्ट होगा, प्लस आई ये होगा, मैम यही कह रहा था। ठीक है। हाँ, जैसे इसमें देखो ना CS2 का यहाँ पे प्लस आई है, इसका नहीं है प्लस आई, वीक है इसका, ठीक है। चलिए अब बात आती है हमारी हीट्रोलिसिस और होमोलिसिस पे। लिसिस का मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक है, क्योंकि अब आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इंटरमीडिएट्स बताने वाली हूँ जो कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन बनेंगे। तो देखो हिट्रोलिसिस और होमोलिसिस क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं बात करती हूँ होमोलिसिस की। तो होमोलिसिस मतलब क्या होता है? लिसिस मतलब टूटना। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मान लो लेट से मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं AB, ठीक है, या चलो मैं Cl ले लेती हूँ। देख अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, इसको दे दूं, दिख रहा है? तो मैंने, अगर तुमने नोटिस किया हो, ये एरो पूरा नहीं बनाया, आधा एरो बनाया, दिख रहा है? यस मैम। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाह रही हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे ये दिखाना चाह रही हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Cl को मिल गया और एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे दूसरे Cl को मिल गया, देख रहे हो? ठीक है, जनरली फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं वो फोटोकेमिकल कंडीशंस में बनते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल हम इतना ऑर्गेनिक में मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, ज्यादातर हम कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन ये सब के बारे में हमारा फोकस रहता है, बट यस फ्री रेडिकल भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ते थे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंटी मार्कोनी कोजुल में, तो वहां उस जगह जो है पड़ी हुई है तुमने चीजें। तो यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं मेरा बेटा? फ्री रेडिकल स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है, या इनको आप बोल सकते हो Yes, ma'am. ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, अब आती है दूसरी बात, हिट्रोलिसिस। मान लो मैं ये ले लूं CS3Cl, देख रहे हो? अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लेगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें हम क्या दिखाते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो मैंने पूरा एरो लगाया है यहाँ पे। तो यानी कि क्लोरीन के ऊपर तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आए, और इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, आपका हिट्रोलिसिस कराने पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। क्या हो गया? कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। ठीक है। और अगर मान लो दूसरा, मान लो लेट से मैं केवल एग्जांपल ले लेती हूँ CH3 लिथियम,
आपको पता है कार्बन और लिथियम में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ जाएगी? कार्बन की तरफ। CH3 तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 नेगेटिव और Li पॉजिटिव। कार्बेनियन। तो यहाँ पे क्या मैम बनेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बोलो, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब वही ना जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, हाँ, जिसकी तो हाँ, डोनेट करने जिसकी की टेंडेंसी टेंडेंसी। होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। जैसे लिथियम तुम्हारा, तुम्हें पता है एल्कली मेटल्स होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को Yes, लूज करने की उसकी टेंडेंसी होती है। तो कार्बन और लिथियम में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो लिथियम की ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कार्बन की ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ शिफ्ट होगी, जो कि क्या होने वाला है? ये क्या है? अपनी तरफ खींचेगा ना इसको, तो आपका यहाँ से क्या बनेगा? कार्बन आयन बनेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे होमोलिसिस से आपके फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, कार्बोकेटाइन कार्बन आयन हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यही सिर्फ इंटरमीडिएट्स होते हैं, इनके अलावा भी होते हैं। जैसे अगर किसी ने सुना है तो कार्बीन भी आपका एक इंटरमीडिएट होता है, आपका Yes, ma'am. नाइट्रीन भी होता है एक इंटरमीडिएट, आपका बेंजाइन भी आपका एक इंटरमीडिएट होता है। उसको भी हम पढ़ेंगे, वो भी जब 12th में हम आगे पढ़ेंगे ना चैप्टर्स में, तो वहां पे बेंजीन भी आएगा, नाइट्रीन भी आएगा और बेंजाइन भी देखने को मिल जाएगा एक आधी जगह। लेकिन जो मेन हम डील करते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो किसके बारे में हम डिस्कस करते हैं? कार्बोकेटायन और कार्बन आयन के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्री रेडिकल भी, क्योंकि कार्बोकेटायन का भाई है तो उसको वो भी बीच में डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है मेरा बेटा? जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है, वो आपको क्या दिख रहा है? कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अभी आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इस कार्बन की? sp2 होगी। याद करो, मैंने हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हें बताया था कि तुम्हें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जो है वो काउंट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। और मेरा बेटा इसके पास क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल है। बोलो हाँ या ना, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। उसके अलावा अब क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, या मैं बोलूं और यू कैन से वैकेंट p ऑर्बिटल ऑर्बिटल कैसे? है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अरे मेरा एक मिनट रुको। तो ये, अरे पेन टैब तो नहीं चल रहा, एक मिनट रुको बेटा। मैम वैकेंट पी ऑर्बिटल कैसे? बता रही, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। देखो बेटा, कार्बन हमारे पास क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 होता है ना, बोलो। यस मैम। होता है ना? ठीक है, अगर मान लो मैं एक्साइटेड स्टेट में ले लूं तो ये बन जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। अगर मान लो मेरे को लेट से CCl4 बनाना है, तो Cl का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप होगा, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, है ना? दो आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो मान लो आप कोई ऐसी रिएक्शन कराते हो जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए बाहर, है ना? तभी तो कार्बोकेटाइन बनेगा। यस और नो, हाँ या ना गौरव? यस मैम। तो अगर Yes, ma'am. निकल जाएंगे तो एक खाली जगह रह जाएगी, दैट इज ठीक है मैम। ठीक है, चलो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई, sp2 हो गया, वैकेंट p ऑर्बिटल हो गया, और इसका वो क्या होगा? शेप प्लेनर। ठीक है, हाँ घर बोलो, ट्रायगोनल प्लेनर होगा, बोलो घर। नो मैम, कुछ नहीं कर। तन्मय बोलो। तन्मय आपकी फर्स्ट यस क्लास मैम। मैम फर्स्ट क्लास में आए हो आज आप? यस मैम। कहाँ थे इतने? यस मैम, मैंने अभी मैम मेरे को पता नहीं था। अभी जब मैं जो मेरा टेस्ट हुआ है ना ऑफलाइन, वो देने गया था, तो वहाँ पे सर ने मेरे को बताया था, तो मैंने अभी अवंती ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। हाँ आप बोलो बेटा तन्मय। यस मैम। मैम आपने जो अभी होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक करवाया, इसमें अगर कोई हमें रिएक्शन दे रखा होगा तो उसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि होमोलिटिक होगा? क्योंकि PYQ में क्वेश्चन था। हम्म।
अच्छा, कि जैसे होमोलिटिक आपने होगा और होमोलिटिक होगा या हिट्रोलिटिक होगा? यस, यही पूछ रहे हो ना आप? यस देखो, मैम। जनरली क्या होता है मेरा बेटा, जो फोटोकेमिकल कंडीशंस होती है ना, उस केस में आपकी रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, और जहां पे आपका कार्बोकेटायन और कार्बन आयन बन रहा होता है ना, वहां पे आपको मॉलिक्यूल देखना पड़ता है। अगर तुमने नोटिस किया हो तो जो मैंने जहाँ पे हिट्रोलिसिस कराया है, तो मैंने यहाँ पे CH3Cl लिया है, मैंने बहुत सिंपल मॉलिक्यूल लिया है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक बात बताओ खुद सोच के तन्मय, CH3 और Cl में किस कार्बन और क्लोरीन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो एक बंदा ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। यस और नो? बोलो। यस यस मैम। मैम। हाँ, तो अब तुम Yes, मुझे ma'am. बताओ तन्मय कि कार्बन करना चाहेगा या वो क्लोरीन करना चाहेगा? मैम ऑफ कोर्स क्लोरीन ही करेगा। हाँ, तो फिर अगर क्लोरीन अपनी तरफ करेगा शिफ्ट, तो ऑब्वियस ही बात है जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो टूवर्ड्स क्लोरीन होगा, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से कार्बोकेटायन यहाँ पे जनरेट हुआ है। जब मैं आपको आगे, जब तुम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे, जैसे आगे तुम फर्दर आगे पढ़ोगे उसमें क्या बोलते हैं 12th में, तो वहां पे आप लोगों की आएंगी रिएक्शंस SN1 SN2, ठीक है, जहां पे आप लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, अच्छा इसमें कार्बोकेटायन बन रहा है, अच्छा इसमें ये बन रहा है, अगर अच्छा इसमें कार्बन आयन बन रहा है, ठीक है। तो बताओगे आप किस बेसिस पे? हिट्रोलिसिस में जब कार्बोकेटायन बन रहा है तो यू हैव टू सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पे भी तुमने कार्बन आयन के केस में भी तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा है टन में। तुम ही खुद ही बोल रहे हो कि लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर कौन शिफ्ट करेगा? कार्बन ही करेगा ना। तो और ऐसे मैम एक चीज और था, जो हम हाँ, लिथियम को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं कि वहां पे लिथियम की हाईएस्ट SRP थी। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, हाँ, ये यही सुना है। बोलो ना तुम, अगर वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से से तुम कंपेयर कर रहे हो, बट तुम्हें ठीक है, तुम कर क्यों रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें इसको देख के पता नहीं चल रहा लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन? मैम जस्ट एक डाउट था, ठीक है मैं समझ गया। है ना, ठीक है, ओके। Yes, और ma'am. कुछ गौरव, गौरव कह रही हूँ, क्या कहते हैं, हाँ तन्मय का हो गया, गौरव बोलो। चलो ठीक है, अब किसी का भी कोई अगर आ रहा है डाउट, एक बार नोटबुक पे लिख लो अपना, कितना है अभी, 20 मिनट बचे हैं, ठीक है। जो भी डाउट होगा आफ्टर द क्लास लूंगी मैं, यहाँ पे अभी नहीं लूंगी। ऑल राइट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, नेक्स्ट वाले में क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, और ऑर्बिटल में क्या दिख रहा है आपको, लोन पेयर दिखाई दे रहा है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? sp3। वेरी गुड, sp3 होगी, ठीक है, क्योंकि सिग्मा तो लोन पेयर को काउंट करना है आपको। उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और ये क्या होगा आपका, पिरामिडल होगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ओके, ये कितने स्पीसीज है, कितने इलेक्ट्रॉन की है? 7, 3 और 1 रेडिकल, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है। उसके अलावा और ये क्या है, प्लेनर है, ये भी कार्बोकेटाइन की तरह ही है, ये भी देखो 1 2 3 क्या है, प्लेनर है, sp2 है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। और ये भी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है भाई रेडिकल, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और मिल जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी तक क्या पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, उसके पॉइंट्स लाइको डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहां आएगा वहां पे आप ऑपरेट करोगे, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके अलावा 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई और माइनस आई, मैं आपको जब नोट्स शेयर करूंगी तो मैं उसमें पूरा सीरीज दे दूंगी माइनस आई का, ठीक है। जो बच्चों को ये है ना कि मतलब इसमें ये है वो है, तो आपको करना है तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया होमोलिसिस और हिट्रोलिसिस, ठीक है। आपका मॉलिक्यूल कैसा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वहां पे क्या होगा,
जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, तो इस तरीके से आपका वहां पे कार्बोकेटाइन कार्बन आयन जनरेट होता है। ठीक है, उसके अलावा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। अब मैं आऊंगी एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पे मैं बात करूंगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जल्दी से एक बार लिख लो मेरा बेटा। ठीक है, लिख लिया? यस मैम। चलिए, अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में मैंने ये बताया था आप लोगों को, है ना? तो अब एक बात बताओ मुझे, पहले मैं समझा देती हूँ। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे इसके पास क्या खाली जगह है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अगर वैकेंट पी ऑर्बिटल है मेरा बेटा, तो क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस और नो? तो अब Yes. इलेक्ट्रॉन इसको देने कौन आएगा, कोई ऐसा ग्रुप आएगा ना जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता हो। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे इसको देने के लिए, जैसे CH3 हो गया, है ना, CH2 CH3 हो गया, बोलो क्या कहते हो, ऐसे ग्रुप लगेंगे। Yes, O नेगेटिव हो गया, CO नेगेटिव हो गया, ऐसे ग्रुप आएंगे। यानी कि क्या मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे, हाँ या ना? यस मैम। पक्का? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, अगर मैं एक चीज बोलूं, लाइन बोलूं यहाँ पे कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ड्यू टू देयर प्लस साइड इफेक्ट। तो जैसे जैसे तुम्हारे एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, है ना, अभी मैंने बताया था ना, सेम टाइप में क्या है, जैसे जैसे वो कार्बन बढ़े तो उनका प्लस साइड पावर भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो उसका याद करो, स्ट्रॉन्ग प्लस साइड इफेक्ट है। तो अगर आप नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जा रहे हो, मान लो एक में एक है, अभी मैं बना के भी दिखाऊंगी, किसी में 2 है 3 है, तो उसका ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट लगेगा, तो स्टेबिलिटी आपकी कार्बोकेटाइन की बढ़ेगी। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे मान लो ऑर्डर लगाना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब तीनों अपना क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे प्लस साइड लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं प्लस साइड, 2 लगा रहे हैं, और यहाँ पे 1 लगा रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं लगा रहा। तो जितने ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट लगा रहे हैं, यानी कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप हैं, वो उतने ज्यादा क्या करेंगे, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। तो यानी कि स्टेबलाइज ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्शरी, फिर सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी, और लास्ट में मिथाइल। अब ये तो सिर्फ मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है। आपको अच्छे अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बट मैं अभी इंडक्टिव इफेक्ट मैंने शुरू ही करवाया है, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊंगी। ठीक है, तो ये रहेगा। यानी कि मैं एक चीज बोल सकती हूँ मेरा बेटा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइड इफेक्ट, है ना। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या दिखाते हैं, प्लस साइड इफेक्ट दिखाते हैं, बोलो हाँ या ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, बोलो यस और नो। यस मैम। यस मैम। ये बेसिक फंडा क्लियर हुआ कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन आपका क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। ठीक है, पहली चीज। ओके, एक ये क्वेश्चन PYQ है जेई का, जेई मीन्स का, ऐसा ही एक कार्बन आयन के केस में भी आया था, वो भी मैं कराऊंगी। पहले ये देख लो इसको, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे।
देखना इधर, ये वाला जो कार्बन है, इधर आओ, क्या है ये sp2 है, और ये वाला कार्बन sp3 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और ये sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। पहले तो कंफर्म कीजिए मेरे को ये। यस मैम। मैम आयरन थोड़ा गलत बता दिया बेटा। अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, यस और नो? यस मैम। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। क्या ये कार्बन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना चाहेगा फिर? यस? नो मैम। नहीं रखना चाहेगा। तो यानी कि डी का तो सबसे कम स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद sp2 कार्बन पे है, तो ये भी अपने ऊपर नहीं रखना चाहेगा, पी वाला। और सी वाला क्या है आपका, sp3 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यानी कि जो ऑर्डर आएगा करेक्ट, हाँ अब करेक्ट बोला है, सी बी डी आएगा। तो यहाँ से तुम्हें क्या चीज पता चली, देखो जितना भी मैं क्लास ले रही हूँ ऑर्गेनिक की, मैं तुम्हें ना हर क्लास में कुछ नोट्स लिखवाऊंगी। नोट्स बोले तो इंपॉर्टेंट नोट लिखवाऊंगी, वो प्लीज आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर लिखना, क्योंकि वो तब तक काम आएगा जब तक तुम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ लेते हो 12th की। गेटिंग माई पॉइंट? देखो तो यहाँ पे एक नोट करके लिखो, पॉइंट लिखो, sp2 और sp कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, हो गया? अब यस तुम्हें मैम। ध्यान रहेगा, जब जब तुम रिवाइज करोगे तब तब तुम्हारे दिमाग में ये चीज रहेगी। अच्छा, कार्बन आयन की बात करूं तो क्या होगा? कार्बन आयन में मैंने क्या बताया था? यही बताया था, यस मैम। तो अब ये कैसी स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो अगर मान लो, क्या मान लो, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक तुम्हारे पास है CH3CH2 नेगेटिव, एक है तुम्हारे पास ये स्पीसीज, एक तुम्हारे पास है ये। देखना यहाँ पे, देखो जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो एक कार्बन से अटैच है, दैट इज दिस इज योर प्राइमरी कार्बन आयन, दिस इज योर सेकेंडरी, और दिस इज योर टर्शरी कार्बन। अगर इसके आगे एक और लगाना तो CH3 नेगेटिव लगा लेना। एक बात बताओ, ऑलरेडी ये कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मैं ये बोलूंगी। तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तुम इसके पास एक ऐसे ग्रुप लगा दे रहे हो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो क्या कर जाएगा? मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा? सिमरन डिस्टेबलाइज करेगा। उठ के बैठो, सोना नहीं है, डिस्टेबलाइज करेगा। तो यानी कि इसमें क्या होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ही वो क्या करेगा, उल्टा लगा दिया ऑर्डर, उतना ही क्या करेगा, वो डिस्टेबलाइज करेगा। यस तो ये मैम। हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, देखो तुम्हारे लिए पता है क्या काम की चीजें हैं, ये जो मैं ब्लू में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारे काम का है बहुत। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर आप कोई ऐसे ग्रुप लगा देते हो जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब जो क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिस कार्बन में नेगेटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ऐसा ग्रुप मत लगाओ जो और ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करे। आप ऐसा ग्रुप लगाओ जो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करे, खींचे, ताकि वो क्या करे, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को बढ़ाते हैं,
और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को घटाते हैं। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस ठीक है। Yes. उसके बाद आता है तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इसका बिल्कुल स्टेबिलिटी वैसे देखोगे जैसे तुम कार्बोकैटायन का देखते थे, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो यहाँ पे भी अगर आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ जो फ्री रेडिकल होगा वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को कम करेंगे। बोलो हाँ या ना। जैसे वही एग्जांपल ले लो यस मैम जो हमने वहां लिया था कार्बोकैटायन में। ठीक है, तो ऑर्डर वुड बी ठीक है। प्रिंस, आर्यन, Yes, ma'am. बढ़िया। Yes, ma'am. तुम हो बढ़िया। मैम बढ़िया। मतलब ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। आसान ही आ गया वैसे क्वेश्चन, कुछ ज्यादा ही। थोड़ा सा देखो इसको, आपको करेक्ट स्टेबिलिटी हो, प्लीज आंसर मत देना चैट में, आई नो आप लोग को बहुत ज्यादा आता है, तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। करो, सुमित बताओ। मैम ऑप्शन सी। क्या सबका यही आया है? Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. Third option ही आ रहा है. थर्ड ऑप्शन। वैसे तो अगर जब आप हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ चुके होते हो ना, तो आप उससे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट अभी क्योंकि मैंने प्लस आई इफेक्ट ही बताया है, तो उसके बेसिस पे यू कैन प्रिडिक्ट टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी वाला, देन प्राइमरी वाला, और फिर मिथाइल वाला। ठीक है, चलिए आइए कुछ और सवाल करते हैं मेरा बेटा। चलिए सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल वही दिया हुआ है, ये टर्शरी वाला दिया हुआ है, ये सेकेंडरी वाला दिया हुआ है, और ये प्राइमरी वाला दिया हुआ है। दिख रहा है सबको? ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ पे देखो, ये अगर आप नहीं दिख रहा थोड़ा सा जूम कर लो, तो मैं बता देती हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कार्बोकैटायन है, मतलब कार्बोकैटायन की आपको बेसिकली स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे तो फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं लगा हुआ। तो फ्लोरीन तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, बोलो। तो वो तो डिस्टेबलाइज करेंगे कार्बोकैटायन को, यस तो मैम ये हो जाएगा। और फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये वाला, तो यानी कि ये वाला ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। आगे आइए, इसकी बात करते हैं हम, सी वाले की। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है,
ये जो लास्ट वाला है, थर्ड वाला, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, यानी कि कौन से वाला है, टर्शरी डिग्री है। कौन सा है, टर्शरी है। टर्शरी। ये वाला देखो, ये वाला जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये मैम, 2 दो से कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका सेकेंडरी है। सेकेंडरी। सारे sp3 होंगे बेटा गौरव, ठीक है, यस मैम यस। सॉरी sp2 होंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 sp2, 1 2 और एक हाइड्रोजन भी होगा sp2, यहाँ पे भी 1 2 3। तो और ये क्या है, आप इसको उसके बेसिस पे बताओगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी पे। और यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, प्राइमरी, यानी कि ये क्या होगा आपका, कम होगा। ठीक है, बोलो। यस मैम। अब मैं इसकी बात करूं, CH3 पॉजिटिव, CD3 यानी कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो इसमें जो पॉजिटिव होता है प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, ट्रिटियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर ड्यूटेरियम और देन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन। 0 होता है। तो आपका अब्दुल्ला कहाँ थे अभी तक, सो रहे थे क्या? मैम दे तो रहा था आंसर। अच्छा, तो CT3 वाले का पॉजिटिव होगा, यानी कि ड्यूटेरियम वाले का, फिर ड्यूटेरियम वाले का, और इसमें इसका। यस मैम। चलिए, मैम बी वाले में कैसे किया था? इसमें मेरे बेटा सेकंड वाले में, यस मैम। यहाँ पे देखो हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी, और हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बढ़ाते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटाते हैं, मतलब कम करते हैं उसकी स्टेबिलिटी को, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट। बेटा हाथ नीचे कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो अब यहाँ पे क्लोरीन तो खींचने वाला है और फ्लोरीन भी क्या है, खींचने वाला है, तो वो तो पीछे आ जाएंगे ना। ठीक है मैम। ठीक है ना, ये वाला बताओ। मैम मैम लास्ट आंसर में भी वही ऑर्डर होगा जो वही आ गया कार्बोकेटाइन। बेटा। अच्छा, फ्री रेडिकल वाला है, ये सेम हो जाएगा, फ्री रेडिकल यस वाला है, मैम। ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, इसमें ये ऑर्डर हो जाएगा और इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। Yes. चलिए ये वाला कीजिए। पहले वाले में किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का? मैम सेकंड। फर्स्ट। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाला। नहीं मेरा बेटा, NO2 इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन फ्लोरीन ना। यस तभी मैम। कहा था वो -I वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे बताओ सेकंड वाले में, मैम थर्ड वाला स्टेबल होगा। मैम थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल मैम होगा। थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट। यहाँ पे 3 आपके लगे हुए हैं ग्रुप, जो कि क्या लगा रहे हैं, -I लगा रहे हैं। यहाँ पे 2 लगे हुए हैं और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। मैम माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी के वो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पूछा है ना, तो -I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ना। यस मैम। ओके डायरेक्टली। मैम। ध्यान से देखो ऊपर क्या पूछा है, यस मैम वो कार्बन कार्बोकेटाइन के लिए था। ठीक है, हो जाएगा। चलो तो एक काम करते हैं, अब टाइम हो गया, वैसे मेरे को रेजोनेंस भी करानी थी, चलो कोई बात नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, कल हमारी क्लास है, थोड़ा सा रेजोनेंस पढ़ के आना है। पढ़ के आओगे क्या, रेजोनेंस Yes, में ma'am. क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो तुम्हें थोड़ा सा देख के आना है। हालांकि मैं यहाँ पे कराऊंगी, बट आपको एक बार थोड़ा सा हल्का फुल्का भी अगर आपको पढ़ सकते हो तो प्लीज पढ़ के आना। रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। और फिर आगे मैं रेजोनेंस कराऊंगी, आज काफी मतलब टाइम लग गया इसके अंदर,
ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा ले लूंगी नेक्स्ट वीक में, बट इसको अच्छे से ही करेंगे सर, ठीक है। और आपको जो मैं असाइनमेंट दूंगी वो आपको बहुत आसान लगने वाला है, लगेगा आसान, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसमें कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो उसमें मैं आपको क्या दूंगी, उसमें मैं आपको ये दूंगी कि किस तरीके से आपको पहचानना रहेगा कि कौन, जैसे भी मैंने एक एग्जांपल कराया था ना प्लस आई और माइनस आई, जहाँ पे आप बता रहे थे, तो वहां पे भी थोड़े बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे जहाँ पे आपको ये बताना